भारतीय स्वतंत्रता का संक्षिप्त इतिहास। मुगलों से महात्मा तक। अंग्रेजी लेखन और वाचन आरुष कुंभकर्ण और आयुर पुल्ले। हिंदी अनुवाद डॉक्टर शारदा मनोचा। हिंदी वाचन अंकित कुमार सिंह और ऋषिका राणा। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, दिल्ली। निर्माता स्टोरी आर यूके 2022। भूमिका। भारत की भूमि। एक समय था जब हिंदू राजाओं का विशाल साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उत्तर में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर दक्षिण में केरल की निर्मल जलधाराओं तक, पश्चिम में चहल पहल से भरी मुंबई से लेकर पूरब में कंबोडिया तक, इन हिंदू राजाओं ने सन 1300 ईस्वी तक शासन किया। आज भी पूरी दुनिया से हजारों लोग उन प्राचीन हिंदू राजाओं के द्वारा बनाए गए भव्य मंदिरों को देखने जाते हैं। उनमें से एक है कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर और दूसरे हैं दक्षिण भारत के चोल मंदिर। ये साम्राज्य बहुत अधिक दौलतमंद थे तथा उस समय पूरी दुनिया की 1/3 से ज्यादा धन दौलत यहीं पर थी। समय बीतने के साथ साथ इन राज्यों को समाप्त करके इनकी छोटी छोटी रियासतें बना दी गईं। सन 900 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया की इस्लामिक फौजों ने इन प्राचीन राज्यों को जीत लिया और उनकी हुकूमत उत्तर भारत में दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में 1100 ईस्वी के आसपास बनाई गई कुतुब मीनार आज भी उस बदलते समय की निशानी के रूप में स्थित है। अगली कुछ सदियों तक अनेक शासक और साम्राज्य आए और चले गए और फिर समय आया मुगलों का। पहला अध्याय, मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन। मुगल साम्राज्य का उदय। भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र बनने में अभी कुछ सदियों का इंतजार बाकी था। यह धरती जिसे आज हम भारत देश कहते हैं, उस पर मुगलों ने दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करते हुए मुगल राजवंश को स्थापित कर लिया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं दूसरा बादशाह बना। उसने विरासत में मिले राज्य पर अपने जनरल बैरम खान की मार्गदर्शन और निगरानी में शासन किया। जब सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई तो बैरम खान ने इस समाचार को छिपा कर रखा और फैलने नहीं दिया, ताकि हुमायूं के बेटे अकबर को 13 वर्ष की नाजुक उम्र में गद्दी पर बिठाने का रास्ता आसान कर सके। बैरम खान ने अकबर और उसके साम्राज्य की अच्छी तरह देखभाल की। कुछ सालों बाद अकबर पूरी तरह से शासन की बागडोर संभालने के योग्य हो गया। अकबर को जो मुगल साम्राज्य उत्तराधिकार में मिला उसमें केवल दिल्ली, आगरा और लाहौर शामिल थे, परंतु वह अपने साम्राज्य को पूरे उत्तर भारत और दक्षिण में दक्कन के भागों तक बढ़ाने में कामयाब हो गया। अकबर इस देश की धरती पर जन्म लेने वाला एक महान बादशाह था। वह एक महान विजेता और एक कुशल शासक था। समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी, उसे बादशाहों का बादशाह, शहंशाह कहा जाने लगा। अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ तो युद्धों से ही था, परंतु उसने शासन बड़ी दयालुता से किया। स्वयं बहुत अधिक धर्मनिष्ठ होने के बावजूद अकबर ने न केवल दूसरे धर्मों का पालन करने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें बढ़ावा भी दिया। उसने हिंदू त्योहारों का आनंद लिया, फारसी देवी देवताओं की पूजा की और अपने बेटे को ईसाई पादरियों के द्वारा शिक्षा भी दिलाई। अकबर ने उस जजिया कर को समाप्त कर दिया जो हिंदुओं को अपना हिंदू धर्म पालन करने के लिए देना पड़ता था। उसने बीरबल को, जो कि एक हिंदू था, उसे अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उसके विशाल साम्राज्य में कला और संगीत को बहुत बढ़ावा मिला तथा कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को उभरने के बहुत मौके मिले।
अकबर खुली सोच का बादशाह था। उसके शासन के समय समाज में वास्तुकला और दर्शन शास्त्र की बहुत उन्नति हुई। अकबर का दरबार अनेक ऐसे विशेषज्ञों से सुशोभित था जिनको आज भी उनकी कला और प्रतिभा के लिए याद किया जाता है। तानसेन संगीत के स्वामी थे, बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और फैजी अपनी खूबसूरत शायरी के लिए मशहूर थे। यह सचमुच अपने आप में एक पुनर्जागरण था और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहलाया। परंतु युद्धों से भरे जीवन और जिम्मेदारियों के बोझ से अकबर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सन 1605 में वह इतना बीमार हुआ कि 63 वर्ष की शानदार जिंदगी जीने के बाद अंत में गुमनाम तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके सबसे बड़े बेटे सलीम ने खुद को राजा घोषित कर दिया और स्वयं को जहांगीर नाम दिया, जिसका अर्थ है पूरे जहान को जीतने वाला, अर्थात विश्व विजेता। सौभाग्य से जहांगीर के शासन में भी साम्राज्य बहुत फला फूला। अकबर ने अपने वंशजों की राह बहुत आसान कर दी थी, पर साथ ही जहांगीर भी अपनी प्रजा की देखभाल ईमानदारी से करता था। सन 1615 में थॉमस रो, जो ब्रिटेन के किंग जेम्स प्रथम का राजदूत था, वह भारत में व्यापार करने की इजाजत लेने के लिए आया। जहांगीर ने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। बिना किसी बुरे इरादे के लिया गया उसका यह ऐसा निर्णय था जो आने वाली कई पीढ़ियों पर असर डालने वाला था। समय के साथ साथ जहांगीर की अपने राज्य का शासन करने में रुचि खत्म होती गई। वह अक्सर बीमार रहने लगा और संकट की इस घड़ी में जो सहयोग जरूरी था वह नहीं मिल रहा था। सन 1627 तक यह कहावत सच साबित होने लगी कि हर अच्छी चीज का अंत आता है, क्योंकि सब दिन रहत न एक समाना। अकबर ने जो विशाल साम्राज्य बनाया था, अब वह धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। उस वर्ष जहांगीर की मृत्यु हो गई और वह अपने बेटे शाहजहां को इस साम्राज्य पर शासन करने के लिए छोड़ गया। शाहजहां ने भी अपने पिता की ही तरह राज किया। उसे वास्तुकला में बहुत रुचि थी और वह अपने खजाने के विशाल भंडार को बहुत शानदार इमारतें बनाने में खर्च करने लगा, जिससे उसका खजाना खाली हो गया और राज्य के लोग बहुत गरीब हो गए। अपने शासनकाल में शाहजहां ने दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला बनवाया, जहां मुगल बादशाहों की आने वाली पीढ़ियां रहीं। उसकी वास्तुकला का सबसे शानदार नमूना आगरा का सुप्रसिद्ध ताजमहल है, जो उसने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुगल साम्राज्य का पतन। शाहजहां अपने बड़े बेटे औरंगजेब की बजाय अपने छोटे बेटे को बादशाह बनाना चाहता था, पर औरंगजेब ने निश्चय किया कि वह इस गद्दी को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। उसे भय था कि कहीं छोटा भाई उसके राज्य को छीन न ले। उसने अपने छोटे भाई और पिता दोनों को जेल में डाल दिया और खुद पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। सन 1658 में शाहजहां की लाल किले में एक कैदी के रूप में मृत्यु हो गई। औरंगजेब एक पुराने विचारों का कट्टर मुसलमान था। अपने पूर्वजों की राह पर न चलकर उसने धार्मिक आजादी को समाप्त करना चाहा। उसने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया। यह एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों को अपना धर्म का पालन करने के लिए देना पड़ता था। वैसे उसके प्रशासन में 30% से अधिक हिंदू थे। उनमें बहुत से लोग औरंगजेब को दक्षिण भारत में सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। औरंगजेब की बहुत सी नीतियां आपस में विरोधी थीं। एक तरफ उसने हिंदू संस्कृति को कमजोर करने के लिए कुछ स्थानों पर मंदिरों को नष्ट कर दिया और उसके स्थानों पर मस्जिदें बनवा दी। वहीं दूसरी ओर कहीं-कहीं पर अमीर हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए उसने पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाई। और तो और
कई नए मंदिर भी बनवाए। औरंगजेब अपने राज्य का विस्तार भी करना चाहता था। उसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक बढ़ा लिया। उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में मद्रास तक, पश्चिम में मुंबई से लेकर पूर्व में बंगाल तक उसका साम्राज्य फैल गया। परंतु विभाजनकारी व्यक्तित्व होने के कारण इतने बड़े क्षेत्र का शासन चलाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती था। औरंगजेब का साम्राज्य अकबर की नीतियों से बिल्कुल उल्टा था। पहले की शांति और समृद्धि अब विद्रोह में बदल गई। सहिष्णुता का स्थान जुल्म और अत्याचार ने ले लिया। औरंगजेब का गद्दी को हासिल करने का तरीका बहुत शर्मनाक था। उसके मन में अपने वारिसों के प्रति भी इतना शक पैदा होने लगा कि उसने अपने 3 बेटों, 1 बेटी और भतीजों को जेल में डाल दिया। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक समय के शक्तिशाली माने जाने वाले मुगल साम्राज्य को एक आखिरी धक्का लगना बाकी था। सन 1739 में बादशाह नादिर शाह, जिसे कुछ लोग पर्शिया का नेपोलियन भी कहते थे, उसने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर एक विनाशकारी अभियान चलाया। नादिर शाह मुगलों की सबसे मूल्यवान संपत्ति लूट कर ले गया, जिसमें रत्नों से जड़ा हुआ मयूरासन और कोहिनूर हीरा शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने इतना धन लूटा कि पर्शिया पहुंचने पर उसने 3 वर्षों तक अपनी प्रजा का लगान माफ कर दिया। अब मुगल साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। पहले के समय में बादशाह अपने विशाल सोने के भंडार से दिल्ली की फौज का रखरखाव कर सकता था और अपने साम्राज्य को एकजुट रख सकता था। अब बिना धन और बिना निष्ठा के साम्राज्य का पतन और विनाश निश्चित था। एक समय के महान कहे जाने वाले मुगलों की ताकत के अब केवल निशान ही रह गए थे। उन्होंने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया, परंतु अब समय आ गया था अगली बड़ी ताकत के उभरने का, और वह थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा अध्याय, ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोपीय व्यापार करने आए। भारत की बेशुमार दौलत की कहानियां भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अन्य देशों में फैल गईं कि भारत में सोने की बनी पालकियां हैं और सोने से मढ़े हुए मंदिर हैं। इन लगभग सच्ची कहानियों को सुनकर यूरोप के व्यापारियों के मन में इस समृद्ध धरती से मुनाफा कमाने का लालच आ गया। परंतु सन 1498 से पहले यूरोप का भारत के साथ व्यापार वैसा नहीं था जैसे उन्होंने सपने देखे थे। अरब देशों के लोग और इटली के लोग सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार पर अपना एकाधिकार रखते थे और व्यापार पर भारी टैक्स लगाते थे। यूरोप के सभी लोग एक नए करमुक्त मार्ग को खोजने के लिए बहुत आतुर थे। सन 1498 में पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने यूरोप और भारत के मध्य एक सीधा समुद्री मार्ग खोज लिया। पुर्तगालियों के अलावा डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस नए खोजे हुए भारत यूरोपीय समुद्री मार्ग का जल्द ही उपयोग करने लगे। हालांकि समुद्री मार्ग से सीधा व्यापार समस्याओं से रहित नहीं था। यूरोप के देशों ने भारत के साथ व्यापार करने के स्वामित्व पर आपस में लड़ना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने माल रखने के लिए जहां सुरक्षित बंदरगाह देखे, वहां पर उन्होंने अपने व्यापार केंद्र बना दिए। सैकड़ों सालों तक जैसे जैसे व्यापार फला फूला, ये छोटी चौकियां उनके माल को समुद्री लुटेरों और डाकुओं से बचाने के लिए किलों में तब्दील हो गईं। शीघ्र ही ये कंपनियां यूरोप के भाड़े के सैनिकों की छोटी छोटी सेनाओं को नियंत्रित कर रही थीं। कर्नाटक के युद्ध। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में हो रहे टकराव के कारण भारत में अंग्रेजों
और फ्रांसीसियों के रिश्ते विषाक्त हो गए, जिसके कारण कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। दक्षिण भारत में पौंडीचेरी के फ्रांसीसी बंदरगाह पर अंग्रेजों के आक्रमण के बाद फ्रांसीसियों ने नजदीकी मद्रास शहर के अंग्रेजी बंदरगाह को नष्ट कर दिया। दोनों पक्षों को स्थानीय भारतीय राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। यूरोप के लोग हैरान थे कि उनकी छोटी परंतु हथियारों से सुसज्जित और अच्छे प्रकार प्रशिक्षित सेनाएं यहाँ के देशीय राजाओं की कम हथियारों वाली और अनुशासनहीन बड़ी सेनाओं से ज्यादा ताकतवर थीं। आरकोट के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच हुए एक युद्ध में केवल 400 यूरोपीय सैनिकों ने नवाब की 10,000 सैनिकों की बड़ी सेना को पराजित कर दिया। उसी समय ब्रिटेन और फ्रांस पूरी दुनिया में यूरोप, भारत और अमेरिका में जमीन के पट्टों पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ रहे थे। कर्नाटक का तीसरा और अंतिम युद्ध इन्हीं लड़ाइयों का एक विस्तार था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। ब्रिटेन ने सफलतापूर्वक मद्रास को बचा लिया और फ्रेंच पौंडीचेरी को अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी लोग पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो गए, जिससे उनकी भारत में सत्ता बहुत सीमित हो गई। अब जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एकमात्र यूरोपीय सत्ता थी, यह अपने क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने और इंग्लैंड में अपने हिस्सेदारों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए आजाद थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक नई ताकत भारतीय उपमहाद्वीप में आकार ले रही थी। प्लासी का युद्ध। बंगाल दुनिया के रेशमी और सूती व्यापार का केंद्र था और भारत का सबसे धनी प्रदेश था। बंगाल का नवाब इतना ताकतवर था कि बहुत लंबे समय तक कंपनी उसे चुनौती नहीं दे पाई। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को उतनी इज्जत नहीं मिल पाई। भारत के अमीर व्यापारियों ने कंपनी के जनरल रॉबर्ट क्लाइव को लाखों रुपए दिए ताकि नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर उसके बदले ज्यादा चापलूस और हुक्म मानने वाले को नवाब बनाया जा सके। नवाब ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया क्योंकि वह बिना युद्ध किए जाना नहीं चाहता था। सन 1757 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के प्लासी में दोनों सेनाएं आपस में भिड़ी। इसके बाद जो हुआ वह एक राजनीतिक षड्यंत्र की घटना थी। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के जनरल मीर जाफर के रूप में एक गद्दार मिल गया। युद्ध के दिन सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की सेना पर आक्रमण किया। गद्दार मीर जाफर ने वही किया जो उसे बताया गया था। उसने अपनी नेता की सहायता करने से इनकार करते हुए अपने सैनिकों को रोक लिया, जबकि नवाब की छोटी सी सेना को मार गिराया गया और वह देखता रहा। इस शर्मनाक काम के लिए मीर जाफर को सम्मान पूर्वक नवाबी सौंपी गई और इस प्रकार बंगाल के नवाब का निवास मुर्शिदाबाद अंग्रेजों के हाथों में आ गया। बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों को बंगाल के कुछ हिस्सों पर जो सत्ता मिली, उससे वे और अधिक महत्वाकांक्षी और आक्रामक हो गए। इन शुरुआती विजयों के कारण उनकी पूरे प्रदेश पर कब्जा करने की इच्छा और भी बढ़ गई। मीर जाफर की सहायता से उन्होंने मुर्शिदाबाद के सोने, चांदी और कीमती गहनों के विशाल भंडार वाले खजाने को बड़े व्यवस्थित ढंग से खाली कर दिया। मीर जाफर का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद कंपनी ने उसके बदले एक और शक्तिहीन कठपुतली सरदार के रूप में मीर कासिम को रख लिया। कासिम ने महसूस किया कि अंग्रेज जल्दी ही बंगाल के पूरे प्रदेश पर अपना दबदबा बना लेंगे। उसने पड़ोसी अवध और दिल्ली की सेनाओं के साथ गठबंधन कर लिया ताकि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं पर आक्रमण कर सके, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिक ताकतवर सेना के द्वारा उन्हें बड़े आराम से हरा दिया गया।
अब कंपनी का भारत के सबसे अमीर प्रांत पूरे बंगाल पर मजबूत नियंत्रण स्थापित हो गया। भीषण अकाल। सन 1764 ईस्वी में कंपनी को दीवानी मिल गई, अर्थात पूरे बंगाल से लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और अंग्रेजी सरकार को जल्द ही पता चल गया कि एक प्राइवेट कंपनी को एक धनी राज्य पर शासन करने का अधिकार देने से बहुत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सन 1769 ईस्वी में बंगाल के लोग आसमान की ओर बहुत मायूस होकर देख रहे थे, जबकि हर साल आने वाला मानसून नहीं आया। पुराने नवाब होते तो फसल की पैदावार कम होने पर उनके लगान कम कर दिए जाते, परंतु बारिश हो या सूखा, कंपनी अपने अफसरों की जेबें भरने के लिए लगान वसूल करना चाहती थी। जब बारिश की कमी के कारण फसल की पैदावार निश्चित रूप से कम हुई, तो भी किसानों को लगान भरने में राहत नहीं मिली। इस बेपरवाह तरीके से मुनाफा कमाने से सिर्फ गरीबी ही नहीं बढ़ी, उससे कहीं अधिक असर पड़ा। सन 1770 ईस्वी में बंगाल के अकाल ने 1 करोड़ जिंदगियां छीन ली। ये लगभग उतनी संख्या थी जितनी हिटलर के हॉलोकॉस्ट और अमेरिका के गुलामों के व्यापार में मिलाकर मौतें हुई थीं। उसी साल कंपनी ने अपने कर 10% और बढ़ा दिए। ब्रिटानिया का शासन। कंपनी के लोग इतनी अधिक धन दौलत लेकर अपने घर लौट रहे थे कि इंग्लैंड के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी समय कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड से यह कहकर जमानत मांग रही थी कि अकाल के बाद कुछ सालों से वह कर वसूल करने में कामयाब नहीं हो पाई है। इंग्लैंड के राजा और संसद को लगा कि जिस तरीके से कंपनी चलाई जा रही थी उसमें कुछ तो गलत है। साथ ही बंगाल पर कब्जा करने के बाद कंपनी ने ब्रिटेन की सेना से भी बड़ी अपनी एक सेना बना ली। राजनेताओं और उच्च वर्ग के कुलीन लोगों के बीच एक बेचैनी थी कि एक दुष्ट कंपनी उनके शासन के लिए खतरा बन सकती है। बैंक द्वारा जमानत देने के कारण संसद को कंपनी पर नियंत्रण करने का एक बहाना मिल गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद पिट के इंडिया एक्ट के साथ भारत पर कंपनी का अपना शासन समाप्त हो गया। इन अधिनियमों ने कंपनी को संसद को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही सुनिश्चित किया कि उच्च पदों पर बैठे लोग कुलीन वर्ग और संसद के सदस्य होंगे। ब्रिटेन अब आखिरकार भारत में इंग्लैंड का झंडा फहराने वाला था। तीसरा अध्याय, ब्रिटिश शासन के अधीन जीवन। कूटनीति के द्वारा बर्बादी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुकी थी, परंतु अभी पूरे भारत पर उनका नियंत्रण नहीं था। किस्मत ने एक मोड़ लिया और अंग्रेजों ने इस विस्तार को समाप्त करने की अनुमति दी तथा फ्रांसीसियों द्वारा प्रारंभ की गई कूटनीति के तरीके से काम लिया। यह सहायक गठबंधन कहलाया। स्वतंत्र भारतीय रियासतें सदा इस डर में रहती थीं कि उनके पड़ोसी उन पर किसी भी समय आक्रमण कर देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ एक सौदे की पेशकश की। रियासतें कंपनी को सुरक्षा के बदले में पैसे की भारी रकम देंगी और उन्हें अपनी सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही उन्हें अपने बड़े नीतिगत फैसलों के लिए कंपनी से राय लेनी होगी। बहुत से राजाओं ने अदूरदर्शी, अनाड़ी और लालची होने के कारण इस सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर कर दिए। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि अपनी वंशावली में गद्दी पर बैठने वाले वे आखिरी राजा होंगे। कंपनी ने इन रियासतों के शासकों को इस शर्त पर कर्ज भी दिए कि यदि वे समय पर अपने कर्ज का पैसा वापस नहीं करेंगे तो कंपनी उनकी जमीन जब्त कर लेगी। अंतिम आघात। हालांकि सभी राजाओं को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ा विरोध दक्षिण की ओर से हुआ। मैसूर का राज्य मुगलों की तरफ एक बहुत बड़ा कांटा था और अब
जबकि एक विदेशी आक्रमणकारी शासन कर रहा था, तो वे उनके लिए मुसीबत खड़ी करने में और अधिक दृढ़ संकल्प हो गए। हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया और ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस के साथ उनका गठबंधन हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी, जो और कोई नहीं दे सकता था। हैदर अली ने अंग्रेजों को पहले युद्ध में हरा दिया और टीपू सुल्तान ने दूसरे युद्ध में उन्हें फिर से हराया। हालांकि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश तकनीक भारतीयों के मुकाबले बहुत आगे बढ़ चुकी थी और टीपू गुरिल्ला युद्ध के जो तरीके अपनाता था, अब वे दिन प्रतिदिन कम प्रभावी होते जा रहे थे। सन 1799 के चौथे और आखिरी युद्ध में उसे बुरी तरह हरा दिया गया और टीपू सुल्तान मारा गया। कई दशकों की उथल-पुथल के बाद अंग्रेजों का दक्षिण भारत पर पूरी तरह नियंत्रण हो गया था, परंतु केवल टीपू की शासन सत्ता ही एकमात्र नहीं थी जिसका अंग्रेजों को अभी सामना करना था। मुगलों के पतन के पश्चात आधुनिक महाराष्ट्र से आने वाले मराठों ने जमीन के बहुत बड़े भागों को अपने साथ जोड़ लिया। मराठा साम्राज्य ने अपनी ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग आधे भाग को घेर लिया। हालांकि यह सत्ता उनके टिके रहने को सुनिश्चित करने के लिए काफी नहीं थी। मराठों ने पहले युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया और दूसरे युद्ध में बड़ी मुश्किल से सत्ता को पकड़े रखा। तीसरे युद्ध में ब्रिटिश ताकत के सामने वे पूरी तरह से उसके अधीन हो गए। भारतीय सिपाही। अंग्रेजों के नियंत्रण में जो सेना थी, उसमें अधिकतर भारत के सैनिक थे, जिन्हें उनके ब्रिटिश साथी सिपाही के रूप में जानते थे। कंपनी को भारत की आबादी में जनशक्ति का एक ऐसा विशाल भंडार दिखाई दिया जिसका अभी उपयोग नहीं हो पाया था। प्रश्न था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। कंपनी ने उन्हें नियमित इतनी तनख्वाह देने की पेशकश की जो अन्य कई नौकरियों से अधिक थी, और लोगों के बीच एकता के अभाव का मतलब यह था कि उन्हें विदेशियों के लिए काम करने में कोई झिझक नहीं थी। लोग जाति और धर्म की प्रथाओं से भी बटे हुए थे, इसलिए बहुत से सिख और बिहारी लोगों ने भारी बंदूकों को उठाना स्वीकार किया और प्रसिद्ध अंग्रेजी लाल जैकेट धारण करने के लिए आगे आए। अंग्रेजों ने अपने प्रति भारतीयों में जोश पैदा कर दिया। हालांकि सेना में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव बहुत प्रचलित था। भारतीय केवल सिपाही के पद तक ही आगे बढ़ सकते थे, जो आज की सेनाओं में कैप्टन के बराबर का पद था। यही सबसे ऊंचा पद था जिसे वे युद्ध क्षेत्र में रहते हुए पा सकते थे, और यह सुनिश्चित किया जाता था कि भारतीय कमान के पद तक ना आ पाएं। एक औद्योगिक तबाही। हजारों सालों से भारत के करघा बुनकर संसार में सबसे अधिक बारीक कपड़े बनाया करते थे। प्राचीन रोम के अमीर व्यापारी अक्सर शिकायत करते थे कि उनकी पत्नियां उनका सारा पैसा भारतीय कपड़ों पर खर्च कर दिया करती थीं। हालांकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ अंग्रेज विश्व के बाजार में अपने उत्पादों को सबसे आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत उत्सुक थे। भारतीय वस्त्रों के लिए ये बहुत बड़ा बाजार था। ब्रिटेन के सस्ते और फैक्ट्री में बनाए गए वस्त्र भारतीय बुनकरों के हाथ से बुने हुए शानदार वस्त्रों से काफी घटिया थे। ऐसे में अंग्रेज व्यापारी बड़े कठोर और बेरहम समाधान लेकर आए। उन्होंने भारतीय बुनकरों को मजबूर किया कि वे अपने कपड़े बहुत कम दामों पर केवल उन्हें ही बेचें। जिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, उनके करघों को तोड़ दिया गया और उनके अंगूठे काट दिए गए। इस ताबूत में आखिरी कील थी
कि भारत में ही बनी चीजों को ब्रिटेन में बेचने पर बहुत अधिक टैक्स भी लगा दिया गया। जो बुनकर एक समय में भारतीय व्यापार का गौरव और आनंद थे, अब वे पंगु कर दिए गए। इन औपनिवेशिक नीतियों का एक और शिकार हुआ भारत का व्यापार। ब्रिटेन की फैक्ट्रियां अब भारत के सूत से वस्त्रों को बनाने के लिए भारतीय प्रिंट का ही इस्तेमाल करती थीं और उन्हीं लोगों को ही वापस बेचती थीं जिनकी आजीविका उन्होंने नष्ट कर दी थी। सुधार और शिक्षा। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश राज का समय भारतीय उपमहाद्वीप के लिए विचित्र समय था। जबकि ब्रिटिश जजों के पास कानून को बदलने की शक्ति थी, फिर भी वे भारतीय समाज की कुरीतियों की ओर अक्सर आंख मूंद लेते थे। हालांकि राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने ऐसा नहीं किया। हिंदुओं के पवित्र वेद शास्त्रों के निर्देश पर प्रारंभ में जाति व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर समाज को वर्गीकृत करने के लिए बनाई गई थी। इस जाति व्यवस्था में मुख्य रूप से 4 जातियों का ढांचा निर्धारित किया गया। ब्राह्मण जो शिक्षक थे, क्षत्रिय जो राजा और शूरवीर योद्धा थे, वैश्य जो व्यापारी और शिल्पकार थे और शूद्र जो समाज के श्रमिक वर्ग थे। ब्राह्मणों को इस सीधे सादे ढांचे को सत्ता और योग्यता के पदक्रम के ढांचे में बदलने में अधिक समय नहीं लगा। इस तरह जाति व्यवस्था का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह भ्रष्ट हो गया। उनकी शिक्षा के प्रभाव में क्षत्रिय जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी और वैश्य जिनके पास धन का प्रभाव था, उन्होंने भी वैसा ही किया। वे अपने से अगले वर्ग की जातियों को अपने से नीचा समझने लगे। इस भ्रष्ट आचरण का परिणाम यह हुआ कि शूद्रों के प्रति बहुत व्यापक भेदभाव हो गया। जैसे जैसे हिंदू राजा एक के बाद एक आए और गए, इनमें कोई भी पिछले राजा से कम भेदभाव पूर्ण नहीं था। तो छोटी जातियों के लोग भी उन शासकों की परवाह नहीं करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मुगलों का स्वागत किया और फिर ब्रिटिश आक्रमणकारियों का स्वागत किया, जिन्होंने उनके मौजूदा शासकों को उखाड़ फेंका। जातियों की इस प्रथा ने सैकड़ों सालों के लिए भारत की प्रगति को रोक दिया और लोगों के अपार समूह को गरीबी में धकेल दिया। दूसरी ओर अंग्रेजों ने जाति को अनदेखा कर सभी भारतीयों को समान रूप से नौकरियां देने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने अमीर अंग्रेजों की सहायता से जाति प्रथा के ढांचे से बाहर फिजिक्स, गणित और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कलकत्ता के हिंदू संस्थान की नींव रखी। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के या एक विधवा को अपनी पति की चिता पर बैठने के लिए मजबूर करने के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेजों का काम था भारतीयों के कार्य, उनके गौरव और उनके अपने रीति रिवाजों को मिटाना। भारत के लोग गुस्से से उबल रहे थे। 1857 में उस घड़े से गुस्सा उबलकर बाहर आ गया। चौथा अध्याय, सिपाहियों का विद्रोह। एनफील्ड राइफल बंदूक। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। कारण, कंपनी ने सिपाहियों के लिए एक नई बंदूक एनफील्ड राइफल को पेश किया। राइफल की नई गोलियों के लिए कंपनी ने नई चर्बी लगाने का निर्णय लिया और इसी चर्बी के कारण समस्याएं खड़ी हो गईं। ऐसी अफवाह उड़ गई कि कारतूस के खोल पर गाय और सूअर के मांस की चर्बी लगी हुई थी और उसे प्रयोग करने के लिए सैनिकों को उसे अपने दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। हिंदू गाय के मांस से बने पदार्थ छूने को घोर पाप समझते थे और मुस्लिम सूअर को अपवित्र और अस्वच्छ मानते थे। असल में कारतूसों पर मोम का प्रयोग किया गया था, परंतु अब तक तो सैनिकों के बीच यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इन पदार्थों का उपयोग करने के लिए सिपाहियों को मजबूर करने पर अंग्रेजों के खिलाफ
बहुत अधिक गुस्सा उत्पन्न हो गया था। यह अशांति देखकर अंग्रेज उच्चाधिकारियों ने सिपाहियों को अपनी मर्जी से बनाए गए पदार्थों से कारतूस पर लेप चढ़ाने की अनुमति देकर उन्हें शांत करने का निर्णय किया, किंतु अब तक तो बगावत के बीज बोए जा चुके थे। मंगल पांडे। 29 मार्च की सुबह मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने बगावत के लिए उकसाते हुए और यह धमकी देते हुए हल्ला मचा दिया कि वह जिस भी अंग्रेज अफसर को पहले देखेगा उसे गोली मार देगा। जनरल जॉन हॉब्स उस स्थान पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था जिस पर गोली चला दी गई। पलटन के अन्य सिपाही पीछे खड़े रहे और उन्होंने पांडे को नियंत्रित करने के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि बगावत को भड़काने के प्रयासों में भी उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। अपने असफल प्रयासों के बाद पांडे ने खुद को सीने में गोली मार दी। हालांकि वह बच गया और बाद में उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। बदले की भावना से भरकर पूरी पलटन भंग कर दी गई और उन्हें घर भेज दिया गया। मेरठ में हत्याकांड। विद्रोह से पहले के हालात में सबसे बड़ा पड़ाव मेरठ था, जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित था, जहां तीसरी देशी घुड़सवार सेना के कुछ भारतीय अफसर कैद में थे और उन्हें कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करने पर कड़ी सजा दी गई थी। उन्हें सबके सामने खुले में हथकड़ी लगाई गई और जेल में लाया गया। अगले दिन तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाही अपने उन साथी सैनिकों को छुड़ाने के लिए आए जिन्हें एक दिन पहले कैद किया गया था। उन्होंने बैरकों में अंग्रेज नागरिकों के घरों पर हमले कर दिए और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्ल करने लगे। बंदी सैनिकों को छुड़ाने के पश्चात उन्होंने मुख्य केंद्र बिंदु दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। हथियार उठाने के लिए आह्वान। 11 मई के दिन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तलाश में तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाही दिल्ली पहुंच गए। जफर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। पद से उदासीन एक ऐसा बुजुर्ग बादशाह था जो अपनी बाकी की जिंदगी के दिन शांति से गुजारना चाहता था। वह इस बात से संतुष्ट था कि यदि अंग्रेज करों की वसूली करते हैं तो उसे एक शांत जिंदगी जीने का आनंद लेने दें तथा उसे कंपनी की एक संतुलित ठीक ठाक सी पेंशन मिलती रहे। परंतु बागियों के दिल्ली पहुंचने के अगले दिन 12 मई को उसका यह साधारण सा सपना भी चकनाचूर हो गया। बादशाह के दरबार में सिपाहियों के पहुंचने का कारण भी बहुत चालाकी भरा था। वे चाहते थे कि मुगल बादशाह के नाम से अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान हो। जफर बहुत दुविधा में था, परंतु काफी दबाव डालने पर अंततः उसने सिपाहियों की मांगों को स्वीकार कर लिया। बादशाह के कहने से इतने अधिक पैमाने पर कार्रवाई हुई जिससे अंग्रेज भी हैरान रह गए, जो कि मुगलों को मामूली समझ रहे थे। एक आंशिक विद्रोह। इस विद्रोह की खबर बहुत तेजी से फैल गई, परंतु यह बगावत कोई राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह नहीं था। यह असंगठित तरीके से बाहर निकला हुआ रोष था। न ही यह बगावत पूरी तरह से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की लड़ाई थी। इसमें भारतीय भी उतने ही विद्रोहियों से लड़ रहे थे जितने कि यूरोपियन। सिपाहियों की बहुत बड़ी संख्या जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी, उसमें सिख और पठान थे। उन्होंने मुगलों के हाथों बहुत दुख झेले थे और अब वे फिर से उनका उदय नहीं देखना चाहते थे। सिख अत्यंत वफादार थे और वे एक क्षुद्र विद्रोह के लिए अपने अंग्रेज सेनापतियों से विश्वासघात नहीं कर सकते थे। इस विद्रोह की दूसरी तरफ रईस, जमींदार और किसान भी इस लड़ाई में शामिल हो गए ताकि वे अंग्रेजों द्वारा पहले जब्त की गई अपनी जमीन वापस मांग सकें। यह विद्रोह
केवल दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बिहार तक सीमित था, जबकि दूसरी जगहों पर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। दिल्ली की घेराबंदी। अंग्रेजों की नजरों में दिल्ली का मुगलों की राजधानी के रूप में एक प्रतीकात्मक महत्व था। इसका अपना सामरिक महत्व भी था, क्योंकि यहाँ हथियारों के गोदाम थे, अनेक प्रकार के किले थे और यह सूचना और संपर्क का केंद्र था। तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाहियों के पहुंचने के 11 दिन बाद 23 मई को अंग्रेजी सैनिकों की पहली टुकड़ी आई, जिसने इस महान नगर की घेराबंदी कर ली और दिल्ली के रिज वाले इलाके पर अधिकार कर लिया। आगे की कार्रवाई बहुत धीरे धीरे होनी थी, क्योंकि विद्रोहियों की संख्या अंग्रेजों से बहुत अधिक थी और विद्रोहियों पर सीधा हमला करने से नुकसान पहुंच सकता था। अंग्रेजों की तरफ से एक हीरो की तरह ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन भारत पहुंचा। ब्रिटिश अफगानी युद्धों के इस हीरो के आने से ही कंपनी के प्रति वफादार सैनिकों में विश्वास उत्पन्न हो गया। लड़ाई के 2 प्रमुख मोर्चे थे, कश्मीर गेट और लाहौर गेट। 7 सितंबर की सुबह सुबह कश्मीर गेट पर एक हमले से लड़ाई शुरू हुई। निकोलसन ने शुरुआती हमले में अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया और उसको एक भयानक झटका लगा, परंतु उन सैनिकों की आड़ में इंजीनियरों का एक छोटा सा समूह कश्मीर गेट पर बारूद का विस्फोट करने के लिए अंदर भेज दिया गया। इससे अंग्रेजों ने पहले कश्मीर गेट पर और अंततः दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। बहादुर शाह जफर का दुखद अंत। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा बादशाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ था। उसके पद छोड़ देने पर भी और वास्तविक बगावत में भागीदार न होने पर भी उसे अपने बाकी के दिन बर्मा में निर्वासित होकर कष्ट में बिताने पड़े। छिपने की जगह से जबरदस्ती बाहर निकाले जाने के कुछ समय पश्चात ही उसके बेटों और एक पोते को सरसरी तौर पर प्राण दंड दे दिया गया। बर्मा में अपने निर्वासन के दौरान मृत्यु के नजदीक आने पर बुजुर्ग बादशाह को कोई ढाढ़स देने वाला भी नहीं था। अपनी मौत से कुछ ही समय पहले उस दीवार के पीछे उसने एक आखिरी कविता लिखी, जिसकी अंतिम पंक्तियां थीं, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। इस दुखद घटना से मुगलों के वंश का सही मायने में अंत हो गया। दिल्ली में लूटमार। बगावत का भयानक परिणाम दिखाई दिया। हताहत नागरिकों की हैरान कर देने वाली संख्या को देखकर नागरिकों को केवल मारा ही नहीं गया, बल्कि उनका अनेक बार नरसंहार किया गया। दिल्ली पर कब्जा करने के पश्चात भारतीय नागरिकों की हत्याएं होने लगीं। जैसा कि एक अंग्रेज ने स्वयं ही लिखा, जब हमारे सैनिकों ने प्रवेश किया तो उस समय दिल्ली की सीमाओं में मिलने वाले शहर के सभी लोगों को संगीन की नोक पर रखा गया। ये कोई बागी नहीं थे, बल्कि शहर के निवासी थे, जो हमारे क्षमा करने के लिए मशहूर नरम कानून पर विश्वास करते थे। पर मुझे खुशी है कि उन्हें निराशा हुई। यह विद्रोह सन 1858 के नवंबर तक 1 साल के लिए चलता रहा, जब तक अंग्रेजों के द्वारा सभी विद्रोहियों को अच्छी तरह से दबा नहीं दिया गया। कोई दया नहीं। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो कोई बेहतर नहीं था। विजेता केवल एक ही थे और वह थे अंग्रेज। इस बगावत की अवधि के दौरान लगभग 1,50,000 भारतीय और 6,000 अंग्रेज मारे गए। इन 1.5 लाख भारतीयों में से 1 लाख आम नागरिक थे, जिनमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी थे। बगावत की अवधि के दौरान हुई बहुत सी घटनाओं में अंग्रेजों की क्रूरता दिखाई दी। हजारों सिपाहियों और नागरिकों को विद्रोही समझकर बिना जांच के ही कंपनी के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया, जिससे
ब्रिटिश संसद भी हैरान रह गई। उधर ब्रिटेन में इस विद्रोह का बहुत बड़ा असर हुआ। उन्हें लगा कि अब कंपनी भारत में अपने बलबूते पर शांति बनाकर नहीं रख सकती। जो नेता भारत को ब्रिटेन की अन्य कॉलोनियों के समान बनाना चाहते थे, उन्हें लगा कि अब कंपनी को नियंत्रित करने की जरूरत थी। विद्रोह के फलस्वरूप अब कंपनी को बंद कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य के अधीन सरकार ने स्वयं नियंत्रण ले लिया और 1858 में भारत पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य का एक वास्तविक उपनिवेश बन गया। 5वां अध्याय, स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ। रेलवे, मध्यम वर्ग के लोग और राजनीति। यह बहुत रोचक बात थी कि पाश्चात्य शिक्षा और रेलवे ये दो ऐसे विषय थे जो देखने में अप्रासंगिक थे और जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। उनसे एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के इच्छुक भारत के मध्य वर्ग के बहुत से लोगों ने जैसे जैसे अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को अपनाया, वैसे वैसे भारतीय समाज के मन में स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विचारों ने अपना रास्ता बना लिया। लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया और पहले से चली आई धार्मिक शिक्षाओं पर प्रश्न उठने लगे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने सरकार और कॉलोनियां स्थापित करने के सिद्धांतों पर सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में समान विचारों वाले अंग्रेजी पढ़े हुए युवा लोगों को एक साथ लाने में और विचारों, सूचनाओं और संस्कृति को फैलाने में रेलवे ने जोड़ने का काम किया। भारत में जो उथल-पुथल चल रही थी, उसे धार्मिक से बौद्धिक रूप में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए यह सबसे अच्छी बात साबित हुई। जैसे जैसे भारत में शिक्षित और साक्षर लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे अखबार छपने प्रारंभ हो गए जो सरकार के बारे में लिख रहे थे और अंग्रेजों के राज की आलोचना कर रहे थे। अंग्रेजी शासन के एक प्रमुख आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ब्रिटेन भारत की धन संपत्ति खाली कर रहा था। उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी सरकार का शासन संसार का सबसे अधिक राजशाही वाला और सबसे अधिक महंगा प्रशासन है। यह कई मायनों में सच था। भारत में प्रशासन का खर्च उठाने के नाम पर लाखों पाउंड के बराबर की बड़ी रकम ब्रिटेन में भेजी जा रही थी। यह सब करते हुए भारतीयों को हर वर्ष और अधिक दरिद्र बनाया जा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह बड़ी विचित्र बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। प्रारंभ में इसका उद्देश्य था भारतीय असंतोष को अभिव्यक्ति का मार्ग देना, ताकि 1857 के विद्रोह की तरह के किसी और आघात से बचा जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 72 प्रतिनिधियों के साथ शुरू हुई और 450 की संख्या से भी आगे बढ़ गई। ये सभी शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे, जिनमें पत्रकार, डॉक्टर और वकील शामिल थे। उस समय अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने अनुकूल समझा। इसमें सामाजिक सुधार, समानता और धर्मनिरपेक्ष शासन पर जोर दिया जाता था। अंग्रेजी शासन से आजाद होना उनके एजेंडे में शामिल नहीं था। 20 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के बीच का तालमेल किसी तरह धक्के से आगे बढ़ता रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर अंग्रेजी सरकार द्वारा विचार तो अवश्य किया जाता था, परंतु उनका अनुपालन कम ही होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा और बहुत गर्म खून वाले लोगों को लगा कि 20 वर्षों के लंबे समय तक कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। कट्टरपंथियों ने स्वराज के नाम पर जागरूक करने के लिए
लोगों में हलचल पैदा करने की कोशिश की। इसमें कुछ बुद्धिमत्ता थी। इस बात का एहसास किया गया कि लोगों के संपूर्ण सहयोग के बिना किसी भी देश को आजाद नहीं कराया जा सकता। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल और बहिष्कार का आह्वान किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वे अपने समय से काफी आगे थे। फूट डालो और राज करो। इंग्लैंड के राजा की ओर से भारत पर शासन कर रहे वायसराय कर्जन के अधीन सन 1905 में बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय किया गया। एक और तो यह निर्णय पूरी तरह से प्रशासन की दृष्टि से था, क्योंकि इतने बड़े बंगाल का एक राज्य के रूप में शासन करना आसान नहीं था। परंतु जिस तरीके से इसका विभाजन किया गया वह उपद्रव और हिंसा का कारण बन गया। बंगाल को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांटा गया। पूर्व में मुसलमानों की संख्या अधिक थी और पश्चिम में हिंदू अधिक रहते थे। मुर्शिदाबाद का कठपुतली नवाब अली कादिर इस विभाजन के तब तक खिलाफ रहा जब तक उसे अंग्रेजों के द्वारा रिश्वत के रूप में इतनी रकम नहीं दे दी गई जो आज के 1 करोड़ 20 लाख पाउंड के बराबर थी। अंग्रेजों की अपेक्षाओं के विपरीत इससे वे धर्मों में बंटने की बजाय एक दूसरे के और अधिक करीब आ गए। सभी के लिए समान खतरे की इस घड़ी में लोग विरोध करने के लिए एक हो गए और 1911 में इस विभाजन के निर्णय को पलट दिया गया। इससे लोगों को पता चला कि विरोध का प्रचार करने से काम बन जाता है और साथ ही किसी भी भारतीय राजा या शहजादे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने अनुभव किया कि यदि आंदोलन के लिए कोई नेता हो तो वह लोगों में से ही कोई होना चाहिए। अंग्रेजों को कट्टरपंथियों से भय लगना शुरू हो गया और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में बहुत से लोगों को राजद्रोह के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने जेल में 6 वर्ष बिताए और 1914 में जब उन्हें रिहा किया गया तो वे स्वाधीनता आंदोलन के पहले नेता बन गए। स्वदेशी। जब स्वराज या स्वशासन का विचार लोगों में फैला तो भारतीयों का ध्यान अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति से नष्ट हुए भारतीय उद्योग की ओर गया। उनका समाधान का तरीका सरल और असरदार था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, साथ ही घर में बुने गए भारतीय वस्त्रों का उत्पादन। यह तरीका बंगाल के बाहर भी फैल गया। उन्होंने इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को जलाना प्रारंभ कर दिया और धोबियों और मोचियों ने अंग्रेजों के कपड़ों को साफ करने और उनके जूतों की मरम्मत करने से इनकार कर दिया। यह स्वदेशी या आत्मनिर्भर आंदोलन उतना ही भारत के पक्ष में था जितना कि यह ब्रिटिश विरोधी था। यह आंदोलन केवल कपड़े और चमड़े तक सीमित नहीं रहा। इसने टाटा के लौह और इस्पात उद्योग जैसे बड़े भारतीय उद्योगों को प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। प्रथम विश्व युद्ध। सन 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसने यूरोप समेत ग्रेट ब्रिटेन और इसके साम्राज्य की नींव को हिला दिया। भारतीय लोगों की रजामंदी के बिना ही अंग्रेजों ने निर्णय कर लिया कि 1 करोड़ 30 लाख भारतीय सैनिक विश्व में सभी तरफ से ब्रिटेन के लिए युद्ध करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के बीच एक समझौता किया गया, जिसमें भारत की इस सहायता के बदले में उसे अधिराज्य का दर्जा या स्वयं के प्रभाव से शासन करने का अधिकार दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अधिकतर श्वेत देशों को प्राप्त अधिराज्य के दर्जे का मतलब था कि ब्रिटेन का सम्राट अभी भी उनका शासक था, परंतु इन देशों की अपनी सरकार और अपनी कानूनी प्रणाली थी। हालांकि जब युद्ध का अंत हुआ तो अंग्रेज उस समझौते से मुकर गए। अफ्रीका और यूरोप में जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए
लगभग 75,000 भारतीयों की जानें चली गईं, पर ब्रिटेन ने भारत की भागीदारी को कोई महत्व नहीं दिया। युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि में ब्रिटेन ने इस धारा को स्वीकृति दे दी कि सभी लोगों को अपना शासन करने का अधिकार है, परंतु यह किसी भी तरह से उनकी अपनी कॉलोनियों पर लागू नहीं होता था। भारत ने उनका सहयोग किया था और उनके लिए प्रयास करते हुए महीनों तक खाने और पानी की कमी से जूझता रहा था। यह एक मजाक सा बनकर रह गया। क्रांतिकारी। कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव कम हो गया और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों का एक नया संप्रदाय उभर कर सामने आया। वे थे क्रांतिकारी। उनके तरीके बम फेंकने और बंदूक आदि का इस्तेमाल करने तक सीमित थे। उनका विश्वास था कि केवल हिंसा से ही किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है, परंतु ये क्रांतिकारी अपने से पहले वाले कई लोगों की तरह असफल हो गए। लोगों की नजरों में थोड़े समय के लिए हीरो बना देने वाले ये व्यक्तिगत हिंसक कृत्य पूरे देश को एकजुट करने में कामयाब नहीं हो पाए। अब किसी ऐसे करिश्माई नेता की आवश्यकता थी जिसमें कुछ ऐसी बात हो जो उससे पहले के सभी लोगों में नहीं थी, और वह थी दूरदर्शिता। दक्षिण अफ्रीका से अपने देश लौटने वाले एक भारतीय वकील में वह बात नजर आई। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और वे सन 1915 में भारत वापस आए। छठा अध्याय, महात्मा गांधी। एक स्वतंत्रता सेनानी का उद्भव। गांधी ने लंदन में ब्रिटिश कानून की पढ़ाई की और वकालत की प्रैक्टिस करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। एक दिन जब वे रेलगाड़ी से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उनको प्रथम श्रेणी के डब्बे से जबरदस्ती हटाकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। एक अंग्रेज यात्री को वह सीट चाहिए थी, पर गांधी ने हटने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने इसका टिकट खरीदा था और उन्हें वहां बैठने का पूरा अधिकार था। इस घटना से गांधी को शीघ्र ही अंग्रेजों के कॉलोनियल शासन के चेहरे की असली झलक दिखाई दी। अपने कटु अनुभवों के बावजूद गांधी स्वयं को अंग्रेजी राज के अन्य लोगों के समान समझते थे और सन 1900 में बोअर के युद्ध में उन्होंने भारतीयों को इकट्ठा करके एक स्वयंसेवी एम्बुलेंस फोर्स का गठन किया ताकि अंग्रेज सिपाहियों की सहायता की जा सके। सन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एक नया कानून बना जिसके अनुसार सभी अश्वेत लोगों को अपने साथ हर समय एक पहचान पत्र रखना पड़ता था। यह उस व्यापक रंग भेद प्रणाली का हिस्सा था जिसके अंतर्गत अश्वेत लोगों को गोरों के स्कूलों और कॉलेजों में जाने की आज्ञा नहीं थी और यहां तक कि वे पानी के उन नलों का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे जो केवल गोरे लोगों के लिए थे। गांधी ने इस भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध का आंदोलन आयोजित किया जिसके लिए उन्हें अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ 4 बार जेल जाना पड़ा। जेल में उनसे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने जैसा कठोर काम तब तक करवाया गया जब तक कि सन 1913 में अंग्रेजों ने यह कानून वापस नहीं ले लिया। कोई और होता तो जेल के इस अनुभव से हिम्मत हार जाता, परंतु गांधी का पूरे भारत में इस तरीके से काम करने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। गांधी की घर वापसी। 1912 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। बाद में गांधी ने उन्हें अपना पथ प्रदर्शक बताया। गोखले ने गांधी को सिखाया कि भारत में सामाजिक सुधारों की और उससे भी ज्यादा आजादी की जरूरत है। यद्यपि शीघ्र ही गोखले की सन 1915 में मृत्यु हो गई, परंतु गांधी ने हमेशा उनकी इस बात को याद रखा कि भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ मिलाने की जरूरत है।
अफ्रीका में गांधी की सफलता ने उनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। सन 1915 में जब वे आखिरकार भारत लौटे, उससे पहले ही व्यापक रूप से उनकी प्रशंसा होने लगी। जब गांधी भारत लौटे तो उन्होंने शीघ्र ही महसूस किया कि कांग्रेस ग्रामीण लोगों के संपर्क में नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल जैसे प्रमुख सदस्य यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अमीर लोग थे। उनमें ग्रामीण लोगों के समान कुछ भी नहीं था। गांधी का मानना था कि आजादी का मार्ग तभी बनेगा जब लाखों आम भारतीयों के सामने यह साबित होगा कि कांग्रेस उनकी तरफ से लड़ने को तैयार है। उनका पहला काम था रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में गरीब लोगों के साथ यात्रा करते हुए पूरे भारत के कोने कोने में घूमकर देखना। एक के बाद दूसरे गांव की यात्रा करते हुए गांधी ने उन लोगों की बातों को सुना जिनकी जिंदगियां अंग्रेजों के द्वारा बर्बाद कर दी गई थीं। समय के साथ उन्होंने लोगों का समर्थन हासिल कर लिया। उनकी अगली गतिविधि थी उत्तर भारत के चंपारण गांव में एक सत्याग्रह या नागरिक विरोध का आयोजन करना, जहां किसानों को नील के बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। वहां एकमात्र नील की खेती की जाती थी क्योंकि यह अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी और बाकी खाद्य फसलें अपर्याप्त थी। किसान जो नील उगाते थे उसे अंग्रेज अपने अनुचित लाभ के लिए बहुत ही कम दामों पर खरीदते थे, जिससे किसानों का शोषण होता था। गांधी के चंपारण पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु यह गिरफ्तारी थोड़े समय के लिए हुई। सैकड़ों किसान न्यायालय के बाहर इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठे हो गए, तो जज ने महसूस किया कि गांधी को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सरकार को मजबूर कर दिया गया कि किसानों को उनके नील के लिए पूरी तरह से मुआवजा दिया जाए। इस आंदोलन से उन्होंने जननायक की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। गांधी से पहले कांग्रेस की मीटिंग साल में एक ही बार जनसाधारण से दूर दिल्ली में होती थी, जो उनकी समस्याओं को सुनने और उन्हें दूर करने से कोसों दूर थी। इसलिए गांधी पूरे देश में घूमे और लोगों से बात की तथा रैलियों का आयोजन किया। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की फीस को कम करने के लिए कांग्रेस को राजी कर लिया और इस तरह कांग्रेस की संख्या हजारों में बढ़ गई। एक शिक्षित वकील होने के बावजूद गांधी ने अपने रुतबे के अनुसार जो ऐशो आराम थे उनका त्याग कर दिया तथा आश्रमों और छोटी छोटी कुटिया में रहना प्रारंभ कर दिया ताकि लोगों के नजदीक आ सके। जलियांवाला बाग। प्रथम विश्व युद्ध के तोड़े गए वादों को भारतीय लोग आसानी से नहीं भूले। युद्ध में हजारों भारतीयों की जानें चली गई थी और फिर भी जिस आजादी और स्वाधीनता का लोगों से वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। तब स्वाभाविक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता विरोध करने के लिए आगे आए। अंग्रेजी सरकार इस बात से नाखुश थी कि भारतीय आबादी को आजादी में नया भरोसा उत्पन्न हो गया है। अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अनुसार यदि सेना को लगता कि कोई विरोध शांति भंग करने वाला है तो सेना को घातक बल प्रयोग करने की अनुमति देता था। इसके बावजूद विरोध जारी रहे, जिन्होंने पंजाब में अप्रैल 1919 के प्रारंभ में हिंसक रूप ले लिया। विद्रोह की आशंका से अंग्रेजों ने कड़े उपाय लागू कर दिए तथा 4 से अधिक लोगों के एक साथ मिलने पर पाबंदी लगा दी। 13 अप्रैल के दिन अमृतसर शहर के स्वर्ण मंदिर के पास 4 दीवारी के अंदर बने जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठी हो गई। पार्क के बीचों बीच ऊंचे चबूतरे पर एक वक्ता खड़ा हो गया और उसके आसपास लगभग 1000 लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें औरतें, बच्चे
और पुरुष थे। वे पंजाब का बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, जो फसल कटने पर मनाया जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां सब तरफ भीड़ जमा होने लगी। भीड़ इकट्ठी होने के 20 मिनट के अंदर निकास द्वार के फाटक बंद होने की आवाज सुनाई दी। भीड़ के पीछे बंदूकें उठाए हुए पुलिस की एक टुकड़ी थी, जिसका नेतृत्व जनरल रेजिनाल्ड डायर कर रहा था। अगले कुछ ही मिनटों में 379 निहत्थे लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हो गए। मारे गए लोगों में 337 पुरुष और औरतें थीं तथा 41 बच्चे थे, जिनमें एक 6 सप्ताह का शिशु भी शामिल था। कुछ भारतीय बंद फाटकों से बाहर भाग निकलने की असफल प्रयासों के बाद गोलियों से बचने के लिए गहरे कुएं में कूद गए। वे भी इस नरसंहार में बच नहीं पाए। कुछ सैनिकों ने शुरू में हवा में गोली चलाई, जिस पर डायर चिल्लाया, नीचे की ओर गोली चलाओ, तुम्हें यहां किस लिए लाया गया है। उसने बाद में बड़े गर्व से डींग हाँकते हुए कहा, 1600 से अधिक गोलियां चलाई गईं और उनमें से कोई भी बेकार नहीं गई। प्रमुख अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने जनरल डायर को यह कहकर सम्मानित किया कि वह एक ऐसा आदमी था जिसने भारत को बचा लिया। इस बयान में उसका जो भी इरादा था, उसके बावजूद एक अजीब अर्थ में यह सच साबित हो गया। यह नरसंहार इतना जघन्य था जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पर पूरे भारत का ध्यान गया। और तो और, अश्वेत लोग आदिम युग से हैं, यह कहने वाला विंस्टन चर्चिल भी इस हमले से स्तब्ध रह गया। उसने माना अंग्रेजी साम्राज्य के आधुनिक इतिहास में यह एक ऐसी घटना है जिसके समान कोई और मिसाल नहीं है। यह एक असाधारण घटना है, एक राक्षसी घटना है, यह एकमात्र घटना है जो इतनी भयावह है। सीधे शब्दों में कहें तो उसने माना कि यह अपराध हत्या के बराबर है। और तो और, जो आदमी भारतीयों को अमानवीय समझता था, उसने भी स्वीकार किया कि निहत्थे नागरिकों का नरसंहार अनुचित और अन्यायपूर्ण था। चर्चिल चाहता था कि डायर को वापस बुलाकर सजा दी जाए, परंतु इंग्लैंड में डायर के लिए जनता का भरपूर समर्थन था और आर्मी काउंसिल ने फैसला किया कि उसे बस इस्तीफा दे देना चाहिए। डायर इंग्लैंड लौट आया, जहां एक समाचार पत्र द मॉर्निंग पोस्ट ने एक अभियान चलाकर उसके लिए धन इकट्ठा किया, जो आज के लगभग 10 लाख पाउंड के बराबर थी। इस बीच जलियांवाला बाग के पीड़ित परिवारों को केवल 1500 पाउंड प्राप्त हुए। तब तक अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को यह कहकर यकीन दिला दिया था कि वे भारत पर शासन भारत की भलाई के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता था कि अंग्रेजों का कानून एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है और अंग्रेज हमारी भलाई के लिए ही यहाँ शासन कर रहे हैं। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने भारतीयों को अंग्रेजों की असलियत दिखा दी। इससे पता चला कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरी वफादारी से ब्रिटेन की सहायता करने के बावजूद भारत या भारतीयों का अंग्रेजों ने सम्मान नहीं किया। महान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए वायसराय को यह लिखकर अपनी नाइटहुड की पदवी का त्याग कर दिया, मैं अपनी सभी पदवियों का त्याग करता हूं और अपने उन देशवासियों के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूं जिन्हें महत्वहीन समझा जा रहा है। वे उस अपमान की पीड़ा को भुगत रहे हैं जो मानवों के लिए अनुपयुक्त है। अहिंसक असहयोग। 1920 के सितंबर में अहिंसक असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का समय आ गया था। कहने को तो यह एक सीधी सरल सी धारणा थी, परंतु इससे देश पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि भारतीयों ने काम करना बंद कर दिया। सभी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और करों की अनदेखी की गई। इस समय पूरे देश में प्रतीक रूप में ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी। यह आंदोलन पूरी तरह से इतना सफल हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार कोई विरोध
सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय था और साथ ही पूरी तरह अहिंसक था। इसके पीछे मकसद था अंग्रेजों के मुनाफे पर हमला करना, ना कि स्वयं अंग्रेजों पर। अगर अंग्रेज भारत में पैसा बनाने आए थे, तो भारतीयों ने सोचा कि वे अब उनका सहयोग नहीं करेंगे। केवल एक ही साल में लंकाशायर सूत का भारतीय आयात पहले की तुलना में घटकर आधा हो गया था। फरवरी 1922 तक यह आंदोलन अहिंसक बने रहने में सफल रहा। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने समान रूप से विरोध में बिना एक भी उंगली उठाए पुलिस की बंदूकों और डंडों को सहने में बड़ा साहस दिखाया। परंतु 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में खाद्य वस्तुओं की कीमतों के खिलाफ हुए प्रदर्शन को बहुत निर्दयता से निपटा गया। इसके बदले में पुलिस के विरोध में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें 2 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाने वाले भारतीय पुलिस वालों के एक समूह का पुलिस स्टेशन के अंदर तक पीछा किया और फिर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। नेहरू और सरदार पटेल जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के निवेदन के बावजूद गांधी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी ने महसूस किया कि भारतीय निरंतर लंबे समय तक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे और यदि हिंसा जारी रही तो अंग्रेज भारतीयों को वैसे ही कुचल देंगे जैसा उन्होंने 1857 में किया था। उन्हें इस बात का भी डर था कि जो आजादी हिंसा के रास्ते से प्राप्त होगी तो वह कैसी आजादी होगी। गांधी को शीघ्र ही हिरासत में ले लिया गया और अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने लिए कड़ी सजा की मांग की, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कानून तोड़ा था। लेकिन न्यायाधीश ने गांधी को एक देशभक्त और महान नेता बताया तथा उन्हें कड़ी सजा देने से इनकार कर दिया। बड़े दुख के साथ जज ने उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई, परंतु 2 साल की सजा काटने के बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा। पूरी तरह से विफल होने के बावजूद असहयोग आंदोलन ने भारतीय लोगों की आंखें खोलने का काम किया। सन 1929 में पुनः संगठित होकर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के नए संकल्प की घोषणा की। भारतीय अब अधिक उदारवादी अंग्रेजी शासकों के आने से या भारत को अधिराज्य का दर्जा मिलने से भी संतुष्ट नहीं होंगे। अब केवल एक ही चीज उन्हें खुश कर सकती थी और वह थी पूर्ण आजादी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गुजरात में साबरमती के अपने आश्रम में गांधी अपने अगले कदम के बारे में विचार कर रहे थे, जो अंततः उन्हें नमक कानून के रूप में मिला। कानून के अनुसार भारतीयों को अपना नमक उत्पादन करने की मनाही थी, जिससे अंग्रेजों का इस पर एकाधिकार हो गया और उस पर यह बहुत लाभदायक भी बन गया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के उत्पादन की कीमत पर 80% कर लगाया जाता था। सच्चाई यह थी कि नमक एक ऐसी जरूरत की वस्तु थी जिसके कर का प्रभाव बहुत दूर तक पड़ा। इसने सबसे अमीर और सबसे गरीब सभी भारतीयों को प्रभावित किया। निश्चित रूप से कानून की इसी व्यापक पहुंच के कारण गांधी ने इसे तोड़ने का फैसला किया। सभी के पास इस पर गौर करने और इसमें भाग लेने का एक कारण था। 1930 में 12 मार्च को गांधी ने साबरमती के अपने आश्रम से लेकर समुद्र के किनारे दांडी गांव तक 400 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की। केवल 78 समर्थकों के साथ शुरू हुई यह यात्रा जिस भी गांव से गुजरती, उनकी संख्या बढ़ती जाती थी। पदयात्री सुबह यात्रा प्रारंभ करते
दोपहर को किसी गांव में रुकते और फिर रात्रि तक अपनी यात्रा जारी रखते। जब वे अगले गांव से गुजरते तो वे फिर से रुकते। यह यात्रा योजना विहीन नहीं थी। पूरी यात्रा की विस्तृत रूप से योजना बनाई गई थी कि वे किन गांवों में रुकेंगे, वहां रहने का क्या प्रबंध होगा, वहां पहुंचने तथा वहां से चलने का क्या समय होगा और कितने लोगों की इसमें जुड़ने की अपेक्षा थी। इस दांडी मार्च से पहले गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को भारत के भविष्य से संबंधित मांगों की एक सूची बनाकर भेजी और साथ ही एक विनम्र स्मरण कराया गया कि यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या परिणाम हो सकता था। इरविन को पूरा विश्वास था कि यह योजना कभी चल ही नहीं पाएगी, इसलिए गांधी को उत्तर नहीं मिला। परंतु 6 अप्रैल को गांधी ने अपना पहला मुट्ठी भर नमक दांडी के किनारे से एकत्रित किया और सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और लाखों लोग अब अपना नमक बनाने और बेचने लगे। सरकार भी खाली नहीं बैठी थी, परंतु दांडी मार्च के दौरान वह असहाय थी, क्योंकि गांधी ने कोई कानून तो तोड़ा नहीं था। परंतु एक बार जब उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर नमक को छुआ तो सरकार ने कड़ा जवाब दिया। लगभग 90,000 स्वतंत्रता सेनानियों को जेल हुई। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान रूप से पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। पुलिस की बर्बरता के बावजूद यह धरना अधिकतर स्थानों पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। 14 अप्रैल के दिन नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 मई 1930 को गांधी को फिर से हिरासत में ले लिया गया। सरोजनी नायडू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं, उन्होंने कमान संभाली और समुद्र तट के एक अन्य शहर धरसाना में अंग्रेजों की एक नमक फैक्ट्री तक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। फैक्ट्री में निहत्थे मार्च करने वालों को डंडों से पीटा गया, परंतु उन्होंने फिर भी विरोध नहीं किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा, सत्याग्रह करने वालों में से किसी एक ने भी हाथ तक नहीं उठाया। देश भर की जेलें घायल स्वतंत्रता सेनानियों से भर गईं। नमक यात्रा के फलस्वरूप अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन इसने देश के लोगों में एकता की भावना भर दी। वे अब एक देश के रूप में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे। इन गिरफ्तारियों से दांडी मार्च तथा उसके बाद के परिणाम को पूरे विश्व में मीडिया कवरेज हासिल हुआ। इससे ब्रिटिश राज की स्वयं को परोपकारी शासक बताने वाली जो स्वघोषित छवि थी, वह टूट गई, जिसे पूरे भारत और पूरी दुनिया ने देखा। दांडी यात्रा, उस पर अंग्रेजी सरकार की हिंसक प्रतिक्रिया, लोगों का शांतिपूर्ण संघर्ष और विशेष रूप से धरसाना के डरावने दृश्य, ये सभी भारत की आजादी के लक्ष्य को समर्थन जुटाने में सहायक बने। 7वां अध्याय, 2 राष्ट्रों का जन्म। पाकिस्तान बनाने का विचार। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बावजूद भारतीय लोगों के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मुस्लिम अशांति अपने चरम पर पहुंच रही थी। उनके नेता दावा कर रहे थे कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी थी और भारत एक हिंदू राज्य। वे डर फैला रहे थे कि आजादी के बाद वे ऐसे अल्पसंख्यक बन जाएंगे जिनकी अपनी आवाज नहीं होगी। 1930 में कवि मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले जिन्ना को पाकिस्तान बनाने के विचार का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, मुस्लिम प्रांतों का एक अलग संघ ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम एक शांतिपूर्ण भारत को सुरक्षित कर सकते हैं और मुसलमानों को गैर मुसलमानों के शासन से
बचा सकते हैं। जैसे भारत और भारत के बाहर के देश आत्मनिर्णय के हकदार हैं, वैसे ही उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल के मुसलमानों को अपने देश के आत्मनिर्णय पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 1935 में अंग्रेजों ने असली सत्ता को अपने पास रखते हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने लोकतंत्र के एक बहुत सीमित रूप का प्रस्ताव दिया, जहां चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों को राज्य के मामलों में बोलने का थोड़ा बहुत अधिकार होगा। हालांकि अंग्रेज इन चुनावों के दौरान लोगों को बांटने का प्रयास करते रहे। मुसलमानों को केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और यही बात हिंदुओं पर भी लागू होती थी। 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग बंगाल और पंजाब के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस से काफी पीछे थी। मुस्लिम लीग के नेताओं को डर था कि हिंदू बहुसंख्यक स्वतंत्र भारत में उनकी कोई आवाज नहीं होगी। इस प्रकार पाकिस्तान के अलग देश बनाने का विचार सामने आया। इस आंदोलन में सबसे आगे सर्वप्रमुख व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्हें पहले से जानने वाले लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। ब्रिटेन में शिक्षित एक वकील जिन्ना शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता में दृढ़ विश्वास रखते थे और कांग्रेस में अपने दिनों के दौरान इस विषय पर मुखर थे। और तो और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए राजद्रोह के आरोपों के खिलाफ उन्होंने तिलक समेत हिंदू कांग्रेसी नेताओं का बचाव भी किया था। लेकिन जब गांधी इतने प्रसिद्ध हो गए कि जिन्ना गुमनाम होने लगे, तो जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन गए और अपनी विचारधारा में पूरी तरह से विपरीत परिवर्तन कर दिया। जिन्ना ने इस बात को फैलाया कि मुसलमान भारत में दूसरे दर्जे के अल्पसंख्यक बन जाएंगे और उन्होंने उस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया जिसका उन्होंने कभी कड़ा विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 की शुरुआत में जापान ने बर्मा को अंग्रेजों से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था और भारत के बंगाल प्रांत पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा था। यदि जापान ने भारत पर नियंत्रण कर लिया तो यह एशिया में ब्रिटिश और अमेरिकी युद्ध के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका होगा। ब्रिटेन के सहयोगियों ने चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत की स्वतंत्रता का वादा करे। चर्चिल ने अनिच्छा से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश नियंत्रण छोड़े बिना भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध में 17 लाख भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश झंडे के अधीन युद्ध किया। भारतीय सैनिकों की सहायता के बिना ब्रिटेन का प्रदर्शन संभवतः और भी ज्यादा खराब होता। इसके बावजूद अंग्रेजों ने केवल स्वतंत्र उपनिवेश का प्रस्ताव दिया, जो कोई पुरस्कार नहीं था। ब्रिटेन भी अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को जारी रखते हुए मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाना चाहता था। नेहरू और गांधी ने कांग्रेस के साथ मिलकर मांग की कि अंग्रेज जल्द से जल्द भारत छोड़ दें। उनका विचार था कि भारतीय सेना जापान से भारत की रक्षा करने में समर्थ होगी और अगर अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो जापान के आक्रमण करने की संभावना कम थी। मगर कोई समझौता नहीं हो सका। गांधी ने घोषणा की, हम या तो भारत को आजाद करा देंगे या इस प्रयास में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उनकी पत्नी कस्तूरबा, नेहरू और कांग्रेस के बाकी नेताओं को देशद्रोह और युद्ध के खिलाफ प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। इस बीच जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का सहयोग किया और पाकिस्तान के मुद्दे को आगे बढ़ाना जारी रखा। 1943 में बंगाल में अकाल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ब्रिटेन के सहयोगी देशों के युद्ध प्रयासों के लिए फसलों और अन्य संसाधनों का एक मुख्य स्रोत बन गया था। 1943 में बंगाल में हर बार की तरह बारिश नहीं हुई
इस बार भी लगान को माफ करने या किसानों के बोझ को कम करने की बजाय चर्चिल ने यह सोचकर यूरोप में भारतीय अनाज का भंडार इकट्ठा करने का फैसला किया कि शायद उनके मित्र राष्ट्रों को इसकी आवश्यकता पड़ जाए। कई ब्रिटिश अधिकारी अपने आसपास होने वाले अनावश्यक अकाल से दुखी थे और उन्होंने चर्चिल से दान और राहत सामग्री देने के लिए अनुमति मांगी। यह सुनकर कि इतने सारे भारतीय भूख से मर रहे हैं, चर्चिल ने पूछा, गांधी अभी तक क्यों नहीं मरे? आखिरकार 30 लाख लोग मारे गए और यह स्पष्ट था कि अंग्रेजों ने 1770 के बंगाल के अकाल से कुछ नहीं सीखा था। अकाल से भारतीयों का मनोबल टूटने की बात तो दूर, इससे लोगों की आजादी पाने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद एक राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ जिसके बड़े पैमाने से अंग्रेज घबरा गए। हालांकि इस पर अंग्रेजी सरकार ने तेजी से काबू पा लिया, पर सरकार इस बात से हिल गई कि विरोध इतना व्यापक था। जुलाई 1945 में विंस्टन चर्चिल को पद से हटा दिया गया और उनकी जगह अधिक उदार नेता क्लेमेंट एटली ने ले ली। चर्चिल के विपरीत एटली अब पुराने ढंग के साम्राज्य को विभाजित करने के लिए तैयार था। 1946 भारतीय एकता के लिए अच्छा साल नहीं था। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निर्णायक बैठकें हुई। इसके बावजूद जिन्ना और मुस्लिम लीग बंगाल और बिहार में धार्मिक दंगों को बढ़ावा दे रहे थे। इन हिंसक दंगों में हजारों लोग मारे जा रहे थे। अपने रुख पर पुनर्विचार करने की गांधी की निरंतर दलीलों के बावजूद जिन्ना अलग पाकिस्तान बनाने की बात पर अड़े रहे। उन्होंने गांधी, वायसराय और अंग्रेजों पर दोष लगा दिया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दंगों के कारण का सहारा लिया। 1947 में 20 फरवरी को यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार 1948 के जून तक भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। महारानी के करीबी संबंधी और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को अंग्रेजी सत्ता भारत को सौंपने का काम दिया गया। पूरे देश में फैली हिंसा को देखते हुए उन्होंने 15 अगस्त 1947 की अग्रिम तारीख को सत्ता हस्तांतरण का निर्णय किया। वे विभाजन से निश्चित तौर पर होने वाली मौतों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इस बीच यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को उत्तर में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के साथ-साथ पूर्व में बंगाल के हिस्से दिए जाएंगे। स्थिति को और उलझाने के लिए ब्रिटिश राजनयिक सिरिल रेडक्लिफ द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमाओं को बिना सोचे समझे खींचा गया, जिससे उत्पन्न सीमा विवाद आज भी जारी है। इस तरह पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म हुआ, लेकिन बड़ी दुखद परिस्थितियों में। इस निर्णय के कुछ ही हफ्तों बाद लाखों हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजन के फलस्वरूप अपनी अपनी संपत्ति और सामान को छोड़कर वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीमाओं पर बहुत भयंकर हिंसा भड़क उठी। परिणाम स्वरूप 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई और आने वाले दशकों के लिए दो नवनिर्मित देशों के बीच संबंधों में जहर घोल दिया गया। भारत का संविधान। भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह अंग्रेजी राज के समय से बेहतर देश होगा। इसलिए 1946 में संविधान लिखने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की गई। नेहरू द्वारा बनाई गई एक कमेटी राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर बनाए गए राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा राज्यों को बनाते समय यह सुनिश्चित किया गया कि लोगों का कोई भी समूह
अब कभी भी खतरा महसूस नहीं करेगा, जिस तरह भारतीय मुसलमानों ने महसूस किया, और कोई भी समूह फिर कभी इस संघ को छोड़ना नहीं चाहेगा। दुनिया भर के अन्य स्वतंत्र देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, भारत संघीय और राज्य स्तरों पर एक पूर्ण लोकतंत्र होगा। इन सिद्धांतों को मजबूती से स्थापित करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान के अधिकार की गारंटी दी गई। ऐसे समय में जब अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए संयुक्त राज्य के क्षेत्रों में मतदान करना लगभग असंभव लगता था, भारत में सभी पुरुषों और यहां तक कि सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया गया। आजादी। दुखद परिस्थितियों के बावजूद भारतीयों के लिए आजादी अपने आप में एक आशा और एक अलग प्रकार की प्रतिज्ञा थी। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने घोषणा की, बहुत साल पहले हमने किस्मत से वादा किया था और अब पूर्ण रूप से या पूरी मात्रा में नहीं तो काफी हद तक उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जैसे ही घड़ी की सुइयां मध्यरात्रि की घोषणा करेंगी, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आजादी पाने के लिए जागेगा। और वास्तव में जब इंडिया गेट के ऊपर राष्ट्रगान की धुन के साथ तिरंगे को फहराया गया तो उनके शब्दों में सच्चाई स्पष्ट थी, मानो कह रहे हों, भारत क्या बात है। उपसंहार। भारतीयों को आजादी तो मिल गई थी, परंतु उनका परिश्रम अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभी उन्हें पूरे देश का निर्माण करना था। आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत से महान लोग जुटे हुए थे, पर शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महान कोई नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के असाधारण व्यक्तित्व सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने, परंतु उनकी सबसे महान उपलब्धियां तो आजादी के बाद अभी आनी बाकी थीं। कुछ लोग उनकी तुलना जर्मनी के ओटो वान बिस्मार्क से करते हैं और बहुत से लोग उन्हें भारत का लौह पुरुष कहकर बुलाते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 वर्षों की अवधि में उन्होंने 550 देशी रियासतों को नए भारत में मिलाने में महारत हासिल कर ली। ब्रिटेन के साम्राज्य से शांतिपूर्वक अपनी आजादी पाने वाला भारत एक पहला विशाल देश था, जो अन्य ब्रिटिश कॉलोनियों के लिए एक मिसाल बन गया। शुरुआती दिनों में बहुत से लोगों को यह संदेह था कि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में कामयाब हो पाएगा, पर आज महात्मा गांधी की मूर्ति लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में खड़ी है। आज भारत 75 से भी अधिक वर्षों से एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के रूप में कामयाब हुआ है और फल फूल रहा है तथा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। भारत एक दिन में नहीं बना, यह एक राष्ट्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त सन 1947 से लेकर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दुनिया भारत की स्वाधीनता की यात्रा को कभी भुला नहीं पाएगी। भारतीय स्वतंत्रता का संक्षिप्त इतिहास। मुगलों से महात्मा तक, अंग्रेजी लेखन और वाचन, आरुष कुंभकर्ण और आयुर पुल्ले, पार्श्व संगीत, रॉबिन क्रिस्टियन। विशेष धन्यवाद श्री कैलाश चंद्र पांडे, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और रश्मि कक्कड़, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, दिल्ली। निर्माता स्टोरी आर यूके। प्रोडक्शन कॉपीराइट्स स्टोरी आर यूके 2022।